स्टार्ट करते हैं सेशन। We will start with CNS, that is Central Nervous System. Central nervous system में there are three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. I am repeating. Central nervous system सबसे पहले तो includes brain and spinal cord. ये अपने को मालूम. Central nervous system includes brain and spinal cord. अब ब्रेन का डिवीजन हुआ. ब्रेन इसका डिवीजन है ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन is divided into three divisions: forebrain, midbrain, hindbrain. क्या कोई बता सकता है मुझे what is the origin of brain, spinal cord? What is the origin of brain, spinal cord? No. Wrong answer है. The correct answer is ectoderm. 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 याद करो जो ऑनगोइंग ऑफलाइन चैप्टर चल रहा है उसमें बताया था मैंने, नर्वस टिश्यू दे आर ectoderm in origin. सीधी सी बात है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनका ओरिजिन भी क्या है? ectoderm. इनका ओरिजिन भी क्या है? ectoderm. So we will be starting central nervous system. इसका कुछ पार्ट मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. मोस्टली टुडे we will discuss forebrain. So central neural system, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? तो आंसर विल बी इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन याद रखना है, ओरिजिन इज ectoderm. These are formed from the neural tube which develops from the ectoderm. जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सभी पार्ट्स का ओरिजिन ectoderm रहेगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. मैंने कितने डिवीजन बताए हैं? 3. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. डिवीजन ऑफ ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे. Here we have division and subdivision or parts. Subdivision, parts. फर्स्ट डिवीजन हमने है बोला ब्रेन के लिए फोर ब्रेन. सेकेंड हमने बोला है मिड ब्रेन. एंड थर्ड वी हैव this, we will discuss basically hind brain. Forebrain, it includes olfactory lobe,
सीक्वेंस में लिखते हैं प्रॉपरली। फर्स्ट विल बी cerebrum, second diencephalon, and third olfactory lobe. याद रखना है हर एक पार्ट को, इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन, ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरिब्रा। क्या कहा मैंने? ऑप्टिक लोब्स, एंड दूसरा मैंने बोला क्रूरा सेरिब्रा। Hind brain, again it consists of three parts. Pons will be the first part, second part cerebellum, and third part will be medulla oblongata, जिसको हम शॉर्ट में MO लिखेंगे। MO. So these are the divisions of brain. These are the divisions of human brain. Division of human brain. Division of human brain is divided into three: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, diencephalon, olfactory lobe. Forebrain consists of cerebrum, diencephalon, olfactory lobe. Midbrain consists of optic lobes, crura, cerebra. Hindbrain consists of pons, cerebellum. Confused नहीं होना, cerebrum, cerebellum. Cerebrum is a part of forebrain. Cerebellum is a part of hindbrain. And third part or third division of hindbrain is medulla oblongata. Now, सबसे पहले हम forebrain के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स इसके और बताने हैं मुझे, जो कि मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले फोरब्रेन। फोरब्रेन को बताने से पहले कुछ चीजें मैं तुम लोग के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ। दो वर्ड याद रखना, सल्कस एंड फिशर। दो वर्ड याद रखना है तुम लोग को, सल्कस एंड फिशर। सल्कस फिशर दोनों ही, अगर हिंदी में मैं बोलूं तो दरारें हैं। दरार क्या है? दरारें, डिप्रेशन। सल्कस ये सुपरफिशियल ग्रूव है या डिप्रेशन है। सल्कस कैसा है? सुपरफिशियल दरार है। और फिशर ये डेप्थ वाला दरार है, गहराई वाला दरार है। तो क्लियर रखना है व्हाट इज सल्कस एंड व्हाट इज फिशर। सल्कस सुपरफिशियल ग्रूव, दरार, या फिर सेकेंड है फिशर, जो कि गहराई वाला दरार है, गहराई वाला ग्रूव है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, डायग्राम यहाँ पर मैं तुम लोग को 3D में दिखाऊंगा। अब ये जो पूरा पार्ट यहाँ पर मैंने बनाया है, दिस एंटायर पार्ट, दिस वन सेकंड। ये तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले कुछ पोजीशंस में बता देता हूँ तुम लोग को। ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल, डॉर्सल पोर्शन। फिर नीचे
वेंट्रल पोजीशन, आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, आई एम रिपीटिंग, ये ऊपर डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, नीचे वेंट्रल, आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, और बगल में ऐसे, इसको बोलेंगे लैटरल, इसको क्या बोलेंगे, लैटरल। नाउ यहाँ पर ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, एक मिनट, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को छोड़कर जितना भी पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। ये जो दिख रहा है पीछे, ये जो मैंने डॉट अभी किया, इस स्ट्रक्चर को छोड़कर जितना भी पार्ट दिख रहा है, दिस एंटायर पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज सेरिब्रम। इस पूरे पार्ट को क्या नाम देना है, सेरिब्रम। एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एक और बात, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट। तीनों में से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीनों में से सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, सबसे बड़ा डिवीजन है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में अपने को तीन कंपोनेंट मालूम है, सेरिब्रम, डायंसिफिलॉन एंड ओल्फैक्टरी लोब। इसमें याद रखोगे, cerebrum is the largest and developed part of brain. Cerebrum is the largest and developed part of the brain. यहाँ पर देखकर साफ साफ पता चलता है। This entire part, ये सब जो भी दिख रहा है, ये पूरा cerebrum है, ठीक है, ये पूरा, ये cerebrum। तो क्या इतना समझ में आया एवरीवन? ओके, गुड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग है ना टॉपिक पढ़ेंगे सेरिब्रम के सरफेस को। हेडिंग है अपनी फोर ब्रेन, आई एम रिपीटिंग, हेडिंग अपनी क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हेडिंग है, तीन पार्ट है यहाँ पर, मैंने जैसे तुम लोग को बता भी दिया अभी, cerebrum, diencephalon and olfactory lobes. Cerebrum, diencephalon, olfactory lobes, these are the parts or the subdivisions of forebrain. सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस ऑफ सेरिब्रम। अब बेटा यहाँ पर जो दिख रहा है अपने को, ये सेरिब्रम, दिस एंटायर पार्ट इज सेरिब्रम। अब यहाँ पर ये ऐसी कुछ फोल्डेड दिख, ये ऐसी कुछ फोल्डिंग्स दिख रही, ग्रुप्स। और ये कहाँ दिखेगा अपने को, डॉर्सल सरफेस पर। अभी अपन कौन सा सरफेस देख रहे हैं, डॉर्सल सरफेस, यहाँ पे।
डॉर्सल सरफेस देख रहे हैं। ओके, तो डॉर्सल सरफेस पर मतलब ऊपर से देख रहे हैं बेसिकली, तो डॉर्सल सरफेस पर अपने को क्या देखने मिलेंगी, रिजेस एंड ग्रूव्स। क्या देखने मिलेंगी, रिजेस एंड ग्रूव्स। मेनी रिजेस एंड ग्रूव्स आर फाउंड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, अब इसको समझने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेरिब्रम लार्जेस्ट एंड वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, सेरिब्रम में दो रीजन होंगे, देयर विल बी टू रीजन। एक होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक होगा सेरिब्रल मेडुला। आई एम रिपीटिंग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब जो आउटर दिख रहा है, आउटर लेयर, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और एक होगा इनर लेयर। इनर के लिए हम जनरली क्या टर्म यूज करते हैं, मेडुला। इनर के लिए हम जनरली क्या टर्म यूज करते हैं, मेडुला। तो सेरिब्रम में अपने को दो लेयर दिख रहे हैं, दो कवरिंग दिख रही है। एक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरी है सेरिब्रल मेडुला। यहाँ पर ये दिख रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या दिख रहा है, फोल्ड्स, कुछ ऐसे फोल्ड दिख रहे हैं। ठीक है, फोल्ड दिख रहे हैं। ये फोल्ड या कोई भी फोल्ड हो वो दो चीजों से बनता है, एक होता है रिजिस, एक होता है ग्रूव्स। एक क्या होता है, रिजिस, और एक होता है ग्रूव्स। ग्रूव्स का मतलब क्या, वही जो मैंने बताया, सल्कस। ये ग्रुप कैसा है, सल्कस। ऊपर यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सल्कस एंड फिशर का क्या मतलब होगा। डेप्थ ग्रूव, सल्कस सुपरफिशियल ग्रूव। तो यहाँ पर ये फोल्ड्स दिखेंगे, फोल्ड्स। और ये कौन सा ए लेयर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखो जनरली हम यूज करते हैं ये वर्ड, कॉर्टेक्स आउटर के लिए और मेडुला इनर के लिए। तो सेरिब्रम की जो आउटर लेयर है उसको बोला है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रम की जो इनर लेयर है उसको बोला है सेरिब्रल मेडुला। और ये जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स, ये कहाँ प्रेजेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। These folds are present in cerebral cortex. तो यहाँ पर अपन इसको लिखते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास फोल्ड्स हैं, और ये फोल्ड्स दो चीजों से बनने वाला है। एक है रेजिस, दूसरा है ग्रूव।
रिजिस को नाम देंगे गायरी, ग्रूव्स को नाम देंगे सल्कस। ये दिख रहे हैं रिजिस, जिसको क्या नाम दिया, गायरिस या गायरी। और ये डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, ग्रूव्स दिख रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे, सल्कस। कहाँ प्रेजेंट है ये फोल्ड्स कहाँ प्रेजेंट है? यस, इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कहाँ पर प्रेजेंट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नाउ तो ये जो कवरिंग है सेरिब्रम की, ये जो कवरिंग है सेरिब्रम की, इसी को हमने क्या बोला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आई एम रिपीटिंग, द कवरिंग ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट हैज फोल्ड्स। फोल्ड दो ही चीजों से बनेगा, एक है रिजिस, दूसरा है ग्रूव्स। दीज आर रिजिस, जिसको गाइरस या गायरी बोलेंगे, एंड दीज आर फोल्ड्स। ग्रूव्स, करेक्शन, नॉट फोल्ड्स, ग्रूव्स। ग्रूव्स को क्या बोलेंगे, सल्कस। आई एम रिपीटिंग, outer layer of cerebrum which covers it is called cerebral cortex. It is the outer layer of cells which cover the cerebrum. जो सेल्स है वो इस फोल्ड्स में प्रेजेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो सेल्स हैं वो इस फोल्ड्स में प्रेजेंट है। अब फोल्ड्स हैं तो जरा बताओ मुझे, फोल्ड्स है तो इसका एडवांटेज क्या है? अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फोल्ड्स हैं तो इसका एडवांटेज क्या है? वेरी गुड, बढ़िया। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, राइट? सो मोर सरफेस एरिया। नाउ इफ देयर इज मोर सरफेस एरिया, दैट मीन्स व्हाट? अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका क्या मतलब? मोर न्यूरॉन्स कैन एकोमोडेट। ज्यादा न्यूरॉन्स क्या हो सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं। और ज्यादा न्यूरॉन्स, इसका मतलब ज्यादा इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंट। cerebral cortex, it is the outer layer of cerebrum. It consists of folds which is made up of gyri and sulci. These folds increase surface area. More surface area, more neurons can accommodate. More neurons accommodate more intelligence, or the more intelligent. जो ये folds हैं, जो folds हैं, they are most developed in humans. ये जो folds हैं, gyri, sulci, they are more developed, or not more, most developed in humans. Hence humans को हम बोलते हैं the most intelligent. I'm repeating, ये जो folds हैं, that is gyri and sulci, they are most developed in humans. Hence humans are the most intelligent, because इनमें, humans में, हम में बहुत सारे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन ज्यादा, इसका मतलब इंटेलिजेंसी ज्यादा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स में लिख देता हूं यहाँ पे। many ridges and grooves are found on dorsal surface, on dorsal surface.
ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या नाम है, इसको भी देखते हैं। फिर बोला रिजिस आर नोन एज गायरी एंड ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्काई। ग्रूव्स आर कॉल्ड sulci, and grooves sulci, or we can say folds, they cover the 2/3 part of cerebrum. They cover 2/3 part of cerebrum. फिर मैंने अभी बताया मोर या फिर मोस्ट डेवलप्ड होंगे इन ह्यूमन बींग्स। फोल्ड्स और गायरी एंड सल्काई आर more developed in human beings. So human beings are the most intelligent living beings. So human beings are the most intelligent living beings. तो ये था सरफेस, ये क्या था सेरिब्रम के सरफेस के बाद। याद रखना है सेरिब्रम की जो आउटर लेयर है वो किससे बन रही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स is the outer layer of cerebrum. It is made up of folds, or you can say gyri and sulcus. अब बात करते हैं अब हिस्टोलॉजी ऑफ cerebrum. Next part is histology of cerebrum. हिस्टोलॉजी बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सबको मालूम है, what is longitudinal section and what is transverse section. Are you all aware of this two terms? Longitudinal section and transverse section. Okay. Histology of cerebrum. यहाँ पर देख के बताओ ये कौन सा सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है? ये कौन सा सेक्शन है? इट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यस, जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होगा पैरेलल, और परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स सेक्शन। देखो अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोग को। इट कवर्स दी
cerebral, or we can say it covers the cerebral hemisphere. देखो इस पूरे को कवर किया इसीलिए बोला सेरिब्रम। अब इसके दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। यहाँ पर फिलहाल एक ही दिख रहा है, बट इसके दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ये देखो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों है। तो हमने बोल दिया ये एक हेमिस्फीयर है, ऐसा ही एक और हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर रहेंगे। तो ये दोनों की जो कवरिंग है सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किससे बनता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है? गुड। क्या प्रेजेंट है? फोल्ड्स, रिजेस एंड सल्कस। वेरी गुड। क्या प्रेजेंट है? रिजेस एंड सल्कस। ओके। अब ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर, और जो इनर पार्ट दिख रहा है वो व्हाइट। इसका मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, एंड जो सेरिब्रल मेड्यूला है इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। क्योंकि ग्रेइश अपीयरेंस है इसलिए बोला है ग्रे मैटर, व्हाइट इज अपीयरेंस है इसलिए बोला है व्हाइट मैटर। यहाँ पर व्हाइट मैटर क्यों बोला है जरा सोच के बता सकते हो? व्हाइट कलर का क्यों है ये पार्ट? एनीबॉडी? व्हाइट कलर का क्यों है ये पार्ट? अरे यस, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। शिवचरण कहाँ से कहाँ लेकर आया तू चैप्टर? ठीक है चल कोई बात नहीं, माइलिनेटेड है इसीलिए वहां पर क्या प्रेजेंट, इसीलिए क्या दिख रहा है? व्हाइट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। करेक्शन, क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसीलिए बोला है व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर इज नथिंग बट सेरिब्रल मेडुला, एंड ग्रे मैटर इज नथिंग बट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसको लेकर एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. और cerebral cortex में क्या दिखते हैं? Folds, and is thrown into prominent folds. सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे क्यों बोला है? जैसे हमने बोला सेरिब्रल मेडुला व्हाइट मैटर, इसका रीजन था माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। वैसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स is referred to as gray matter due to grayish appearance. And gray क्यों है? Because जो सेल बॉडी है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, रिंग के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए बोलेंगे ग्रेइश अपीयरेंस, ग्रेइश मैटर या ग्रेइश मैटर। क्या बोला मैंने? दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स is referred
who has gray in color or gray matter due to its grayish appearance. Due to its grayish appearance. एंड ये ग्रेइश अपीयरेंस है क्यों? जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर. द न्यूरोनल सेल बॉडीज आर concentrated here, giving the color. Here giving the color. तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, तो ऐसे कट किया लॉन्गिट्यूडनल और फिर कुछ ऐसा दिख रहा है. अंदर की तरफ व्हाइट मैटर, बाहर की तरफ ग्रे मैटर. व्हाइट मैटर से क्या बन रहा है? सेरिब्रल मेडुला. ग्रे मैटर से क्या बन रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स. नाउ अब सरफेस देख लिया हमने, फिर हिस्टोलॉजी देख लिया हमने. सबसे पहले क्या देखा? सरफेस. ऊपर क्या देखा हमने? सरफेस. ये सरफेस फोल्ड्स, बेसिकली क्या प्रेजेंट है? फोल्ड्स. फिर हिस्टोलॉजी देखा, ग्रे मैटर क्या बना रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स. और व्हाइट मैटर क्या बना रहा है? सेरिब्रल मेडुला. अब इसके व्यूज देखते हैं. सबसे पहले डॉर्सल व्यू. सबसे पहले डॉर्सल व्यू देखते हैं. कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेंगे. सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ टू cerebral hemispheres. Cerebrum consists of two cerebral hemispheres. A longitudinal groove is present between two cerebral hemispheres between two cerebral hemisphere called median fissure. ये डॉर्सली दिखेगी या वेंट्रली दिखेगी? ये जो दरार है या फिशर है, ये डॉर्सली दिखेगा या वेंट्रली? गुड गुड. कैसे दिखेगा? डॉर्सली. याद रखना है, ये जो मीडियन फिशर है ये कैसे दिखेगा? ऊपर से डॉर्सली दिखेगा. So on the dorsal surface. यहाँ देखो, ये डॉर्सल सरफेस है. यहाँ पर ये जो दिख रहा है, दिस इज मीडियन फिशर. ये एक हेमिस्फीयर है और ये दूसरा हेमिस्फीयर. These are two cerebral hemispheres. These are two cerebral hemispheres. Left cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere. इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर कॉल्ड मीडियन फिशर. दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर, दिस इज राइट हेमिस्फीयर. सोच के बताना. जब सेरिब्रम का लेटरल व्यू लेंगे, जब सेरिब्रम का लेटरल व्यू लेंगे तो क्या दोनों हेमिस्फीयर दिखाई देंगे?
ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। लेटरल व्यू लेंगे तो सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर अपने को दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिस पार्ट कॉल्ड मीडियन फिशर, इसको हम क्या नाम देंगे, मीडियन फिशर। दिस इज मीडियन फिशर। These are two hemispheres, left cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere. This is right cerebral hemisphere. This is left cerebral hemisphere. और ये कौन सा व्यू है, डॉर्सल व्यू, इसको भी याद रखना। दिस इज डॉर्सल व्यू, दिस इज डॉर्सल व्यू। डॉर्सल व्यू में हम क्या देख रहे हैं, longitudinal fissure called median fissure. It is present between the two cerebral hemispheres. Right, longitudinal groove ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। फिशर सल्कस दोनों ही क्या है, ग्रूव्स है। फिशर सल्कस दोनों ही क्या है, ग्रूव्स है। फिशर इज दी डीप ग्रूव एंड सल्कस इज दी सुपरफिशियल ग्रूव। अब वेंट्रल व्यू देखते हैं इसका। अब देखेंगे वेंट्रल व्यू। ये वेंट्रल व्यू क्या है, ये वेंट्रल व्यू। डॉर्सल व्यू में हमने देखा मीडियन फिशर प्रेजेंट है, डॉर्सल व्यू में हमने देखा मीडियन फिशर प्रेजेंट। अब वेंट्रल व्यू में देखो, सबसे पहले देखो ये, जरा सोच के बताना ये क्या है। कलर देखकर बता सकते हो क्या है। द व्हाइट मैटर है, दिस इज व्हाइट मैटर, है ना। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर अभी पढ़ा हमने सेरिब्रम में। व्हाइट मैटर है, आराम से क्या है ये, व्हाइट मैटर। अब ये दोनों हेमिस्फीयर के देखो व्हाइट मैटर आपस में कनेक्टेड है, दोनों हेमिस्फीयर के ये व्हाइट मैटर आपस में कनेक्टेड है। व्हाइट मैटर मतलब वही माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। दिस बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला मैंने, ये बाहर, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन से मैटर से बनता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन से मैटर से बनता है, ग्रे, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है। अब ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस इज सेरिब्रल मेडुला। एंड सेरिब्रल मेडुला किससे बन रहा है, व्हाइट मैटर से। और ये व्हाइट मैटर दोनों ही हेमिस्फीयर के, दिस हेमिस्फीयर दिस हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर के व्हाइट मैटर आपस में ज्वाइन होकर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड दिस बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज known as corpus callosum. This band-like structure is called corpus callosum. इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर both the cerebral hemisphere are connected by
attract myelinated nerve fibers ट्रैक वर्ड याद करो, एग्जाम के लिए था। by track myelinated of nerve fibers called corpus callosum। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। कॉर्पस कैलोसम क्वेश्चन आता है। कॉर्पस कैलोसम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। इसका फंक्शन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रखना। इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अगर कॉर्पस कैलोसम इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया, तो इससे क्या होगा? नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आई एम रिपीटिंग, कॉर्पस कैलोसम इज द characteristic feature of mammals. It provides coordination between the two hemispheres. If corpus callosum is injured or damaged, there will be no coordination between the cerebral hemisphere. तो कॉर्पस कैलोसम याद रखना। We can say it as myelinated nerve fibers. It is made up of myelinated nerve fibers, or we can say band of white nerve fibers. We also can say it as band of white nerve fibers. अब इसके बारे में 2 पॉइंट और लिखना है अपने को। It provides coordination between two cerebral hemispheres. Between two cerebral hemispheres. And last point is, it is a mammalian character. It is a mammalian character. तो यहाँ पर देखो क्या क्या बताया है। सबसे पहले हमने क्या देखा? अबाउट दी सरफेस। सेरिब्रम का सरफेस किससे बनता है? फोल्ड। सरफेस बोले तो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किससे बन रहा है? फोल्ड। फोल्ड्स किससे बनते हैं? गायरी एंड सल्कस से। फोल्ड्स किससे बनते हैं? गायरी एंड सल्कस से। अगला सरफेस के बाद देखा हिस्टोलॉजी। यहाँ पर 2 चीजें हैं अपने को समझने वाली हिस्टोलॉजी में। इसको पहले तो इसे कट किया। कट करने के बाद ग्रे मैटर दिखेगा और व्हाइट मैटर दिखेगा। व्हाइट मैटर is consisting of cerebral medulla. I mean, cerebral medulla is made up of white matter and cerebral cortex is made up of gray matter. White matter ऐसा क्या नाम दिया है? बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इस व्हाइट मैटर वाले एरिया में प्रेजेंट है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूरोनल सेल बॉडी इन अ कॉन्सेंट्रिक मैनर। इसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, करेक्शन, डॉर्सल व्यू। डॉर्सली जब हमने सेरिब्रम को देखा तो उसके 2 हेमिस्फीयर दिखे। 2 हेमिस्फीयर में हमने देखा दोनों के बीच को
दोनों को कनेक्ट, आई मीन दोनों के बीच में या फिर दोनों को कनेक्ट करके रखता है मीडियन फेजर। फिर वेंट्रली हमने देखा नीचे से, तो यहाँ से अपने को दिखा कॉर्पस कैलोसम। किससे बनता है ये क्वेश्चन आएगा, कॉर्पस कैलोसम किससे बनता है? तो व्हाट इज योर आंसर? ओके ओके, व्हाइट नर्व फाइबर्स बोलो या माइग्रेटेड नर्व फाइबर। ओके गुड। नाउ देखो, तीन डिवीजन है ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तीनों में से सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन में जो सबसे डेवलप्ड और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, वो है सेरिब्रम। ऊपर लिखाया है ये पॉइंट, लार्जेस्ट एंड वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। अब इसके चार लोब हैं। आई एम रिपीटिंग, वापस सुनो। सबसे पहले यहाँ पर देखना है अपने को, जब लेटरल व्यू दिखेंगे तो एक ही हेमिस्फीयर दिखेगा। जब भी अपन लेटरल व्यू देखेंगे तो अपने को एक ही हेमिस्फीयर दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा है दैट इज डॉर्सोलैटरल व्यू। जब भी डॉर्सोलैटरल व्यू देखेंगे ओनली वन हेमिस्फीयर इज ऑब्जर्व। आई एम रिपीटिंग, डॉर्सोलैटरल व्यू में सेरिब्रम का सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर दिखाई देगा। आई एम रिपीटिंग, डॉर्सोलैटरल व्यू, डॉर्सोलैटरल व्यू में सेरिब्रम का सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर दिखाई देगा। एंड फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स। ईच cerebral hemisphere is divided into four lobes. तो ये दिख रहा है तुम लोग को कॉर्पस कलर। Okay, so next, heading towards next part, each cerebral hemisphere is divided into four lobes. Each cerebral hemisphere is divided into four lobes. पहले इसकी थियरी लिख लेते हैं। अब ये जो चार लोब्स हैं, इनको नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल बोन। ये जो चार लोब्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, याद रखना, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स। ये चारों लोब्स के जो नाम है, नॉमेनक्लेचर है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल बोन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल बोन। कोई भी दो बोन का नाम बताओ, कोई भी दो क्रेनियल बोन, कोई भी दो क्रेनियल बोन। ट्राई। गुड, वेरी गुड।
राइट। सो वी हैव फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ऐसे बोन्स हैं। तो याद रखना, ये जो लोब्स हैं इनका नामकरण नॉमेनक्लेचर किया है ऑन द basis of name of, or we can see on based on cranial bones, naming of cranial bones। जो cranial bone का नाम है वही cerebral hemisphere के लोब का भी नाम है। आई एम रिपीटिंग, जो cranial bone का नाम है वही cerebral hemisphere का जो लोब है उसका भी नाम रहेगा। तो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं इसका एक इमेज ले लेता हूँ। ओके, so in this diagram you can clearly see the four lobes: frontal lobe, parietal lobe, lateral lobe and occipital lobe। क्लियरली यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। फ्रंटल लोब की बात करें, इट इज द एंटीरियर लोब, यस इट इज द एंटीरियर लोब, आगे की तरफ है। पैराइटल लोब, इट इज द मिडल। टेम्पोरल लोब, इट इज lateral, and occipital it is posterior। occipital क्या है? posterior। नाउ याद रखना, ये बोन्स नहीं पढ़ रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं द लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नॉट डिस्कसिंग बोन्स। बट इनका जो लोब है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो लोब है, उनका नामकरण किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल बोन्स। उनका नामकरण किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल बोन्स। नाउ फ्रंटल और पैराइटल लोब, इसके बीच में प्रेजेंट है सेंट्रल सल्कस। तो यहाँ पर हम वापस से लेते हैं, दिस दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस which is present between frontal and parietal। इसको हमने नाम दिया सेंट्रल सल्कस, प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड parietal लोब। इसके बाद फ्रंटल, पैराइटल, क्या बोला मैंने? फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल, इनके बीच में ये जो दिख रहा है, दिस फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, इनके बीच में ये जो सर्कल दिखेगा इसको बोलेंगे लैटरल सर्कल। इट इज कॉल्ड लैटरल सर्कल। और लास्ट पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो सल्कस है, इसको नाम देंगे पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पैराइटो
ऑसिपिटल सल्कस, पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो क्या बताया मैंने, फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब के बीच में है सेंट्रल सल्कस, फ्रंटल पेराइटल एंड टेम्पोरल के बीच में है लैटरल सल्कस, पेराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। चारों में से कौन सी लोब बड़ी होगी, इन चारों में से कौन सी लोब बड़ी होगी? बहुत बढ़िया, कौन सी लोब बड़ी है देख के बता सकते हो इन द डायग्राम। लार्जेस्ट लोब कौन सी है? लार्जेस्ट लोब इज पेराइटल, इतना पूरा क्या है, पेराइटल है। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? बड़ा ऑब्वियस है, ऑसिपिटल विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियर। ऑसिपिटल कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर। तो ये जो व्यू है याद रखना, दिस इज डॉर्सोलैटरल व्यू, डॉर्सोलैटरल व्यू, दिस इज डॉर्सोलैटरल व्यू। डॉर्सोलैटरल व्यू में 4 लोब दिखाई देंगे, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 lobes. Frontal, the posterior lobe, parietal lobe, which is the middle lobe, then occipital, which is the frontal lobe, which is the anterior lobe, middle lobe, which is the parietal lobe, posterior, which is the occipital lobe, and lateral is the temporal lobe. हर एक के बारे में यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। लोब्स को अलग करेगा सल्कस। This is the sulcus, which is called central sulcus. This is the sulcus between parietal and occipital called parieto-occipital sulcus. This is the sulcus between parietal, frontal and temporal called lateral sulcus. तो इसी को हम थियोरी में लिखते हैं। Each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes. इसके तय है 4 lobes हैं, anterior, middle, posterior and lateral. One by one. Anterior lobe is called the frontal lobe. Anterior lobe is called frontal lobe. Largest lobe. Second, middle lobe. Is called parietal lobe. Third, इससे पहले एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पर, frontal lobe is separated by central sulcus. Also called Rolandic sulcus. From
दी पैराइटल लोब। तो फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में सेंट्रल sulcus। नाउ लैटरल लोब, जिसको टेम्पोरल लोब बोला है, लैटरल लोब और टेम्पोरल लोब is separated from frontal lobe and parietal lobe by an incomplete sulcus called lateral sulcus। इसका भी एक नाम है सेल्वियन सल्कस, साइंटिस्ट के नाम पर है। रोलैंडिक सल्कस, रोलैंड साइंटिस्ट है, उनके नाम पर है। एंड सिल्वियन सल्कस, सिल्वियन साइंटिस्ट के नाम पर। इसके बाद है पोस्टीरियर लोब, इट्स कॉल्ड द occipital lobe। It is separated from parietal lobe by a sulcus called parieto-occipital sulcus। जो ऊपर मैंने बताया उसी को मैंने यहाँ पर नोट्स दिया है तुम लोग को, दैट्स इट। parieto-occipital। और याद रखना जो भी ये नाम दिए हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेमिंग ऑफ द cranial bone। These names are on the basis of the nomenclature of cranial bones। So these are the lobes of cerebral hemisphere। हर एक लोब याद, हर एक हेमिस्फीयर याद रखना, 4 लोब हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? योर आंसर विल बी फ्रंटल। सबसे छोटा कौन सा है? देन योर आंसर विल बी ऑसिपिटल लोब। सेरिब्रम के 4 लोब, हर एक हेमिस्फीयर की बात हो रही है। 2 हेमिस्फीयर है सेरिब्रम में, एक हेमिस्फीयर में 4 लोब हैं और दूसरे हेमिस्फीयर में भी देयर आर 4 लोब। नाउ next we will talk about the functional area of cerebrum। I'm repeating, next topic अपना है functional area of cerebrum। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? लेट मी नो। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। यहाँ पर एक ट्री डायग्राम के फॉर्म में कुछ बनाऊंगा मैं, जस्ट कीप अ नोट। का नोट कर लेना तुम लोग इसको। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं इसका। तो यहाँ पर 3 एरियाज मिलेंगे, 3 फंक्शनल एरियाज मिलेंगे सेरिब्रम में।
और ये स्पेसिफिकली याद रखना कहाँ होंगे, इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. Cerebral cortex has sensory area, motor area, and association area. I am repeating. तीन functional areas हैं, sensory, motor, association. और ये cerebrum में कहाँ पर है? Cerebral cortex. कहाँ पर located है? Cerebral cortex. Three functional areas: sensory area, motor area, association area. सेंसरी एरिया नाम में ही सब कुछ समझ में आ चुका है. रिसेप्टर ऑर्गन से या रिसेप्टर से मैसेज लेकर कहाँ जाएगा? सेंसरी एरिया. कौन लेकर जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज रिसेप्टर से लेकर कहाँ जाएंगे? सेंसरी एरिया. एंड इट इज लोकेटेड इन दी सेरिब्रम, इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तीन एरिया है: सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया. सेंसरी एरिया में मैसेज आएगा, लेकर आएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, और वो कहाँ से लेकर आएगा? रिसेप्टर ऑर्गन से. मोटर एरिया क्या करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाएंगे टू दी टारगेट ऑर्गन. मोटर एरिया से जो भी मैसेज है उसको मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे टू दी टारगेट ऑर्गन. मोटर एरिया से जो भी मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे टू दी टारगेट ऑर्गन. सेंसरी एरिया तक मैसेज लेकर आएगा सेंसरी न्यूरॉन. कहाँ से? रिसेप्टर. एंड एसोसिएशन याद रखोगे, it receives impulse from motor as well as it transfers impulse. Correction, it receives impulse from sensory area and transfers impulse to motor area. इसका दोनों काम है, सेंसरी भी है और मोटर भी है, दोनों के एसोसिएशन में काम करेगा, इसीलिए बोला है एसोसिएशन एरिया. इट एसोसिएट्स सेंसरी एंड मोटर एरिया. इट एसोसिएट्स सेंसरी एंड मोटर एरिया. ठीक है, यहाँ पर अब देख लो. ठीक, सो लेट्स फिल दिस अप. सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्टर. एक और ना
निखिल गुप्ता, थैंक्स। Another name for sensory neurons, guys. Another name for sensory neurons. Good. It is called afferent. Sensory or afferent neurons. तो रिसेप्टर से जो भी मैसेज है, इम्पल्स है, उसको सेंसरी एरिया में लेकर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। तो यहाँ से जो भी रिसेप्टर से जो भी सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, इनटू दी सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रम। इधर आते हैं, मोटर एरिया। अपने को मालूम है मोटर एरिया से जो भी मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे टू दी इफेक्टर ऑर्गन, टू दी टारगेट ऑर्गन। मोटर न्यूरॉन का एक और नाम अपने को मालूम है, मोटर और ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन। कहाँ तक जाता है, इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन। तो ये काम तो ये है फंक्शनल एरियाज, दो बताएं, सेंसरी एरिया, मोटर। तीसरे पर आते हैं एसोसिएशन एरिया। ये एरिया बनता है इंटर न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड हाईली ब्रांच। ये किससे बनता है, इंटर न्यूरॉन्स। एंड इंटर न्यूरॉन्स कैसे हैं, अनमाइलिनेटेड स्मॉलेस्ट हाईली ब्रांच। इसलिए हम एक सेपरेट सा बॉक्स बनाते हैं। मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड स्मॉलेस्ट हाईली ब्रांच। ओके, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एसोसिएशन एरिया, इट इज रिलेटेड टू मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन। रिलेटेड टू memory, association area is related to memory, communication and intersensory association, intersensory association। ठीक है, मैं तुम लोग को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा इन तीनों टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएशन। देख, एक लॉजिकल टर्म में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में तुम लोग को दे रहा हूँ इसका। मेमोरी सबसे पहले, रिलेटेड टू मेमोरी। बचपन से आज तक की जो मेमोरी है वो कहाँ स्टोर होती है,
एसोसिएशन एरिया में। तो चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, वो जो भी मेमोरी है बचपन से लेकर आज तक, वो सब कहाँ स्टोर होती है? एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया कहाँ प्रेजेंट है? इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। याद रखना है, एसोसिएशन एरिया ऑफ सेरिब्रम, और वी कैन आल्सो से सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो मेमोरी के लिए क्या बताया मैंने? बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी मेमोरी है वो सब कहाँ स्टोर होने वाली है? इन द एसोसिएशन एरिया। अगला, कम्युनिकेशन। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की अगर अपन बात करें, तो कैसे समझना है इसको? देख, एक एफिशिएंट या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा? देखो, एक क्वेश्चन पूछा मैंने, एक इंडिविजुअल है मेरे सामने, उससे पूछा मैंने कि व्हाट इज योर नेम। अब इसके आंसर देने के दो तरीके, या तो वो मुझे थप्पड़ मारकर इसका आंसर दे सकता है, या फिर अपने वोकल कॉर्ड से बोलकर। दो तरीके से आंसर कर सकता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होगी? वोकल कॉर्ड से बोलकर, ना कि थप्पड़ मारकर। समझना इसको। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, ईयर रिसेप्टर्स, ईयर क्या है? रिसेप्टर। उसको सुना, ईयर रिसेप्टर ने उसको सुना, उसने उस मैसेज को, उस स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन्स की हेल्प से या ऑडिटरी नर्व्स की हेल्प से कहाँ पहुंचा दिया? ऑडिटरी एरिया में, विच इज द एग्जांपल ऑफ सेंसरी एरिया। ऑडिटरी एरिया विच इज द एग्जांपल ऑफ सेंसरी एरिया। आपका नाम क्या है मैंने पूछा, जो इंडिविजुअल मेरे सामने है उसने उस कान से उसको सुना, फिर कान एक रिसेप्टर है, उस ईयर ने स्टिमुलस मैसेज दिया सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर कहाँ गया? सेंसरी एरिया में, मतलब ऑडिटरी एरिया में। सेंसरी एरिया एग्जांपल क्या बताया? ऑडिटरी एरिया। नाउ अब ऑडिटरी एरिया में क्या होने वाला है? साउंड का एनालिसिस होगा, पहचाना जाएगा, और फिर इस सेंसरी एरिया से उस साउंड को भेजा जाएगा एसोसिएशन एरिया के पास। जो भी इंफॉर्मेशन है सेंसरी एरिया के पास, वो कहाँ जाएगी? एसोसिएशन एरिया के पास। अब एसोसिएशन एरिया में देयर विल बी डिटेल्ड एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस होगा सेंसरी एरिया से कहाँ पास हुआ इंफॉर्मेशन? एसोसिएशन एरिया में। एसोसिएशन एरिया को डिटेल एनालिसिस करेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसको ट्रांसफर करेगा? मोटर एरिया को। अब मोटर एरिया के पास जो भी इंफॉर्मेशन गई है, जो भी इंपल्स गया है, उससे मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मोटर एरिया के पास जो भी इंफॉर्मेशन इंपल्स गया है, वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे। मोटर न्यूरॉन इस इंपल्स को कहाँ लेकर जाएगा? मसल्स के पास या वोकल कॉर्ड के पास? मोटर न्यूरॉन्स वो इम्पल्स को मसल्स के पास लेकर जाएगा या वोकल कॉर्ड के पास? वोकल कॉर्ड के पास लेकर जाएगा, राइट। मसल्स के पास इम्पल्स नहीं लेकर जाएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, कहाँ तक लेकर जाएगा? वोकल कॉर्ड के पास लेकर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ से
जो भी इम्पल्स था मोटर एरिया से, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उसको मोटर न्यूरॉन्स ने इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेकर आए। क्या ये समझ में आया सबको? और आई शैल रिपीट। ओके, सुन लो सब लोग, अपन इसको समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन पहला तो समझ में आया ही है। बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी मेमोरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, सभी की सभी कहाँ स्टोर होती है? एसोसिएशन एरिया में। और एसोसिएशन एरिया कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रम में। कहाँ पर? सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक। देख, अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो ये कैसे होगा, इसको अपन समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा किसी एक इंडिविजुअल को, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? इसको आंसर करने के दो तरीके हैं। या तो मुझे वो थप्पड़ मारकर आंसर करेगा, या फिर वोकल कॉर्ड से बोलकर आंसर करेगा। थप्पड़ मारकर आंसर करेगा या वोकल कॉर्ड से बोलकर। तो समझना अब, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, अब मैं इसको एलोबरेट कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल बता रहा हूँ उसकी। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, अब वो जो मैंने पूछा है वो उसके ईयर तक पहुंचेगा। ईयर एक रिसेप्टर है, वो ईयर, उस इंडिविजुअल का जो ईयर है वो एक रिसेप्टर है। उस ईयर में जो भी मैसेज आया है वो सेंसरी न्यूरॉन्स या ऑडिटरी नर्व्स कहां तक लेकर जाएंगे? सेंसरी एरिया तक। आपका नाम क्या है, इस ईयर ने सुना, ईयर मतलब रिसेप्टर, उसने उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से सेंसरी एरिया तक पहुंचा दिया। एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी एरिया, ऑडिटरी एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी एरिया, ऑडिटरी एरिया। अब सेंसरी एरिया में इस जो मैसेज आया है उसका कुछ एनालिसिस होगा, साउंड को पहचाना जाएगा। अब साउंड को पहचानने के बाद उसको, उस मैसेज को कहाँ भेजा जाएगा? एसोसिएशन एरिया में। सेंसरी एरिया से मैसेज कहाँ पास किया? एसोसिएशन एरिया में। आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द साउंड, इट पासेस टू द एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन एरिया उसकी और डिटेल्ड एनालिसिस करेगा और जो भी मैसेज है वो उसको कहाँ पास कर देगा? मोटर एरिया के पास। जो भी इम्पल्स है, जो भी मैसेज है, मोटर एरिया के पास पास कर देगा। अब मोटर एरिया स्टिमुलस देगा मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर एरिया स्टिमुलस देगा मोटर न्यूरॉन्स को, या मोटर एरिया मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन्स को, और ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर कहाँ जाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन तक, मतलब वोकल कॉर्ड। राइट, जो भी इम्पल्स है मोटर न्यूरॉन कहाँ लेकर जाएगा? स्केलेटल मसल्स में या वोकल कॉर्ड में? आंसर विल बी वोकल कॉर्ड। बोलना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो पाएगा? वोकल कॉर्ड से जब बोलोगे तब। तो स्केलेटल मसल्स तक मोटर न्यूरॉन इम्पल्स लेकर नहीं जाएगा, तो स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, मुझे थप्पड़ नहीं मिलेगा, और मुझे क्या पता चलेगा? नाम। तो देख पा रहे हो एसोसिएशन एरिया इम्पल्स रिसीव भी कर रहा है, इम्पल्स दे भी रहा है, मतलब इसका दोनों काम है। इसका दोनों काम है। इट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी एरिया, association area receives impulse from sensory area and transfers the impulse to the motor area. Association area receives the impulse from sensory area and association area transfers the impulse to the motor area. क्या ये सबको समझ में आया? चलो ठीक।
Now, the third term is intersensory association. Now, इंटरसेंसरी एसोसिएशन को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो वीडियो, तो वीडियो में अपने को मालूम है 2 सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं। कैन यू नेम दैट? कैन यू नेम दैट सेंसरी ऑर्गन्स? आईज एंड ईयर। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, आईज एंड ईयर। नाउ समझना इसको। इंटरसेंसरी एसोसिएशन की बात करने जा रहा हूं। 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल, 2 सेंसरी इंपल्स या इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल। वीडियो देख रहे हो और सुन भी रहे हो, ये 2 इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक ऑडिटरी इंफॉर्मेशन और एक विजुअल इंफॉर्मेशन। 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल, जैसे बताया ड्यूरिंग लेक्चर यू आर हियरिंग, दैट इज ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, एंड सीइंग, दैट इज विजुअल इंफॉर्मेशन। इन दोनों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर पाएंगे। दोनों इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी, विजुअल, जब दोनों इंफॉर्मेशन को बेटा कंबाइन करेंगे तब जाकर अपने को क्या होगा, एक चीज समझ में आएगी। तो इसमें भी किसका रोल है? एसोसिएशन एरिया। 2 सेंसरी इंपल्स, 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन, दोनों में से एक ले सकते हो, इंफॉर्मेशन इंपल्स। 2 सेंसरी इंपल्स इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल। ड्यूरिंग लेक्चर्स यू आर हियरिंग, दैट इज ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, सीइंग, विजुअल इंफॉर्मेशन। तो लेक्चर की अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो ये कब होगी? जब दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर पाए, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को और विजुअल इंफॉर्मेशन को जब कंबाइन कर पाएंगे तब जाकर क्या होगा, लेक्चर समझ में आएगा। तब जाकर क्या होगा, लेक्चर समझ में आएगा। ओके, तो ये 3 चीज बहुत क्लियर रखनी है। फंक्शन एरिया, यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, क्लियरली तुम लोग को दिखाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया भी है। तो 3 चीज, मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी, 2 सेंसरी ऑर्गन्स, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? सेंसरी ऑर्गन्स के बीच। सो सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया, दीज आर द फंक्शनल एरियाज। इसका फंक्शन क्या है? सेंसरी एरिया का फंक्शन क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, रिसीव करने का उसकी एनालिसिस करना, और थोड़ी बहुत एनालिसिस होने के बाद किसको देना? एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया का फंक्शन क्या है? ये भी एक फंक्शनल एरिया है। ये जो मैसेज है वो किसको भेजेगा? टू दी इफेक्टर ऑर्गन्स, ताकि ये ऑर्गन काम कर सके। जस्ट एक बार सब कुछ बता दे रहा हूँ जो भी आज डिस्कस किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओरिजिन याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन रहेगा एक्टोडर्म। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा इसमें। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, दीज आर द डिविजन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, डायंसिफेरॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन में आता है ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरिब्रा, एंड हाइंड ब्रेन में आता है पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, which is shortly known as MO। फोर ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, इट इज द लार्जेस्ट डिवीजन। तीनों में से सबसे बड़ा डिवीजन, तीनों में से सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? तो आंसर आएगा फोर। इसमें हमने देखा सबसे पहले सेरिब्रम। सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड्स। सेरिब्रम के सरफेस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस ऑफ सेरिब्रम?
यस, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ टू रिजेस एंड ग्रूव्स, गायरी एंड sulcus। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था तुम लोग को कि फोल्ड्स हैं, इसका मतलब मोर सरफेस एरिया, जितने ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पर एकोमोडेट हो पाएंगे, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी। So gyri sulcus are more developed in human beings, so human beings are the most intelligent living beings. फिर हिस्टोलॉजी में देखा हमने ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर forms cerebral cortex, white matter forms cerebral medulla. Gray matter forms cerebral cortex, white matter forms cerebral medulla. White matter किससे बनेगा? Myelinated nerve fibers. White matter किससे बनेगा? Myelinated nerve fiber. Gray matter किससे बनेगा? न्यूरॉन की सेल बॉडीज है which are concentrated, एक साथ concentrate हो गई। इसके बाद हमने देखा डॉर्सल व्यू। डॉर्सल व्यू बेटा याद रखना है, डॉर्सल व्यू में अपने को देखने मिलेगा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप देखने मिलेगा, दिस कॉल्ड मीडियन फिशर। मीडियन फिशर। मीडियन फिशर, दो हेमिस्फीयर के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप जिसको बोलेंगे मीडियन फिशर। याद रखना फिशर सल्कस दोनों वर्ड में डिफरेंस, फिशर एंड सल्कस। फिशर क्या होता है? पहले तो दोनों ही दरारें हैं, याद रखना, सल्कस फिशर दोनों ही दरारें हैं। फिशर एक गहरी दरार है और सल्कस एक सुपरफिशियल दरार है। ओके, डॉर्सल व्यू में आपने देखा हमने मीडियन फिशर। उसके बाद वेंट्रल व्यू में, दिस इज वेंट्रल व्यू, और वेंट्रल व्यू में याद रखने वाली बात है कॉर्पस कैलोसम दिखेगा। इसका फंक्शन है दोनों हेमिस्फीयर को, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़कर रखना, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना। अगर ये डैमेज हो गया, किसी भी तरीके से इंजर्ड हो गया, तो दो हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। एंड कॉर्पस कैलोसम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, इट इज अ मैमेलियन कैरेक्टर। फिर हमने देखा each cerebral hemisphere is divided into four lobes. I am repeating, each cerebral hemisphere is divided into four lobes. और ये कब दिखने को मिलेगा? जब हम dorsolateral view देख रहे हैं। When we are seeing the dorsolateral view, we can see each cerebral hemisphere has four lobes: anterior, middle, posterior, and lateral. Anterior, middle, posterior, and lateral. Anterior lobe को बोलते हैं frontal lobe, मिडल लोब को बोलते हैं पैराइटल लोब, और लैटरल लोब को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, एंड पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। एंटीरियर लोब दैट इज फ्रंटल एंड पैराइटल, इनके बीच में है सेंट्रल सल्कस। लैटरल लोब दैट इज टेम्पोरल लोब, ये फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब से सेपरेटेड है बाय द लैटरल सल्कस। यहाँ पर देखो फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में सेंट्रल सल्कस, फ्रंटल पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में लैटरल सल्कस, पैराइटल ऑसिपिटल के बीच में दिस इज पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। फिर हमने देखा फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, थ्री एरियाज: सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर। याद रखना ये, इसके बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिसीव, एसोसिएशन एरिया, receive impulse or message, receive impulse from sensory area, and transfer impulse
to motor area. Transfer impulse to motor area. दोनों के एसोसिएशन में काम करता है मोटर एरिया और मोटर एरिया एंड सेंसरी एरिया के बीच के एसोसिएशन में काम करेगा ये फंक्शन। सबसे पहले एसोसिएशन एरिया किससे बनता है तो याद रखना है इंटरन्यूरॉन। व्हाट इज इंटरन्यूरॉन? अनमाइलिनेटेड स्मॉलेस्ट हाईली ब्रांच्ड न्यूरॉन्स। एसोसिएशन एरिया इज रिलेटेड टू मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशन। मेमोरी याद रखना बचपन से अब तक की जितनी भी मेमोरी है इट इज स्टोर्ड इन एसोसिएशन एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी। कम्युनिकेशन प्रॉपर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए याद रखना है सबसे पहले रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को सेंसरी एरिया तक लेकर जाएगा, सेंसरी एरिया उसको पहचानेगा, उसको उसकी एनालिसिस करेगा और जो भी मैसेज है वो एसोसिएशन एरिया को देगा। फिर एसोसिएशन एरिया उसकी फर्दर एनालिसिस करेगा, डिटेल्ड एनालिसिस करेगा और इसको देगा सिग्नल या इम्पल्स या मैसेज मोटर एरिया को। फिर मोटर एरिया मैसेज एफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन को देंगे और यहाँ से जो इम्पल्स है फाइनली कहाँ जाएगा इफेक्टर ऑर्गन और फिर इफेक्टर ऑर्गन्स काम करेंगे। एंड फाइनली मैंने बताया अभी तुम लोग को इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी मतलब दो सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल, दो सेंसरी इंफॉर्मेशन इम्पल्स के बीच में तालमेल। एग्जांपल वीडियो कोई देख रहे हो, लेक्चर ही देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वहां पर दो इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मिल रही है, एक है विजुअल इंफॉर्मेशन और एक है सेंसरी, एक है ऑडियो इंफॉर्मेशन। दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेक्चर वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो एक है हियरिंग कर रहे हो सुन रहे हो तो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, देख रहे हो सीइंग कर रहे हो दैट इज विजुअल इंफॉर्मेशन। अब अगर लेक्चर को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है तो दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे और दोनों को कंबाइन करेगा कौन? एसोसिएशन एरिया। कौन कंबाइन करने वाला है? एसोसिएशन एरिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई पार्ट जो रिपीट करना है लेट मी नो। कोई पार्ट जो रिपीट करना है। कोई पार्ट रिपीट करना है आज के लेक्चर में? रिस्पॉन्ड करो। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? टू वे होगा, अभी पढ़ के आ रहे हो। ओके तो यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम एंडिंग द लेक्चर।